गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, पेज नंबर 2.12 पर है इंडस्ट्री डेवलपमेंट। देखिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए उस टाइम क्या था इंडस्ट्री डेवलपमेंट 1950 से 1990 तक का। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ़ दे हैव ए गुड इंडस्ट्री सेक्टर। कहने का मकसद देखिए कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसका कोई भी प्रोग्रेस का जो तरीका मेन होता है उसका मतलब ये है कि वहाँ की जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसका प्रोग्रेस होगा, तभी क्या होगी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, विच प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, वो क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, रोज़गार देती है। विच इज़ मोर स्टेबल दैन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर से कहीं ज़्यादा बेटर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारे लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करती है, ये ओवरऑल क्या करती है, ग्रोथ करती है। ड्यू टू दिस रीज़न 5 year प्लान स्ट्रेस ए लॉट ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इसीलिए क्या जो जो हमारा 5 years 5 वर्षीय योजना जो बनी थी इस पर फोकस किया है ताकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या हो सके, डेवलप हो सके, बन सके। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए लिखा उसके आगे लिखा है एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री वर लिमिटेड। ठीक है, आज़ादी के टाइम में क्या थी, इंडिया की इंडस्ट्री क्या थी, वो काफ़ी लिमिटेड थी। ओनली क्या थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और क्या थी, जूट इंडस्ट्री थी। क्या थी, जूट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये थी बस। वेर मोस्टली डेवलप इंडिया दे वर ओनली 2 वेल मैनेज आयरन। सिर्फ 2 ही अच्छी तरह इंडस्ट्री थी, प्राइवेट इंडस्ट्री थी जो काफ़ी डेवलप थी। क्या थी, आयरन थी और स्टील फॉर्म थी, जो कहाँ थी, एक जमशेदपुर में थी और कहाँ थी, एक कोलकाता में थी। सो देयर वाज स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड इंडस्ट्रियल बेस इन वेराइटीज़ ऑफ इंडस्ट्री। तब उस टाइम क्या ज़रूरत था कि हम एक स्ट्रॉन्ग बेस खड़ा कर लें। ठीक है, इंडस्ट्री बेस को स्टैंड कर लें ताकि हम डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज़ टाइप की इंडस्ट्री और डेवलप कर लेंगे। तब उस टाइम की होते तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आज हमारी आगे होती। ठीक है, तो ये उस टाइम की सिचुएशन थी। अब मेन क्या था कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्या का रोल था पब्लिक सेक्टर का, देखिए इसमें दिया है एट अ टाइम ऑफ independence the big question facing the policy makers was decide to the role of government, public sector and the private sector industry development. इंडिपेंडेंस के टाइम जब आज़ादी मिल गई तो उस टाइम सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम था फेस करके था कि इंडियन गवर्नमेंट के पास कि जो हम इंडस्ट्री सेक्टर की जो पॉलिसी बनाए, ठीक है, वो पॉलिसी किस बेस पर बनना चाहिए, मतलब उसका मेन फोकस किसकी तरफ जाना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर उस चीज़ को लीड करे इंडस्ट्री सेक्टर को, ठीक है, या तो पब्लिक सेक्टर उस इंडस्ट्री को लीड करे। तो ये काफ़ी एक क्वेश्चन दिमाग में लोगों को उस टाइम आया था कि हम इंडस्ट्री सेक्टर किस तरह डेवलप किया जाए। जब जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसीजर है, ये ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो प्राइवेट को ही दे दिया है ताकि वही उस चीज़ को हैंडल करें। तो ये दोनों इनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो पहला प्रॉब्लम क्या आ गया कि देयर वाज नीड फॉर लीडिंग रोल इन द पब्लिक सेक्टर ड्यू टू फॉलोइंग। तो रीज़न ये आया कि इसको पब्लिक सेक्टर को ही दे देना चाहिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, उस टाइम ये था। तो क्यों था, पहला क्या था इसमें रीज़न क्या था, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। सबसे बड़ा दिक्कत था कि प्राइवेट सेक्टर पास क्या था, कैपिटल की क्या थी, शॉर्टेज थी ना। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर डिड नॉट हैव कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स। ठीक है, तुमको इतना पैसा नहीं था कि इंडस्ट्री को डेवलप कर सके, रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ताकि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप किया सके। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ कौन सा था, टाटा एंड बिरलाज वेयर द ओनली वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ये दो बस इंडस्ट्री थी आज़ादी के टाइम के बाद, ये दो इंडस्ट्री जो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर थी जो इंडस्ट्री को में लीड कर रही थी, बाकी और कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। तो ए रिजल्ट क्या हो गया कि गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तभी गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हम इंडस्ट्रियल में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसको पब्लिक सेक्टर में अंडरटेक कर लेगी, मतलब गवर्नमेंट उसको रन करेगी। ठीक है, दूसरा क्या था, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास क्या था, पैसा नहीं था, उतना इंसेंटिव था। द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ इनकरेजिंग प्राइवेट इंडस्ट्री टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स ना, कोई मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं था। इवन इफ दे हैव कैपिटल टू डू सो, उनका कोई ऐसा कैपिटल नहीं था कि उसको कर सकें। ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, जो मार्केट थी उस टाइम प्राइवेट सेक्टर की वो काफ़ी लिमिटेड थी, मतलब उतना उसका एक्सपेंशन नहीं था। तो इससे क्या होता था कि देयर वाज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है,
तो उस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिमांड बहुत कम होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उतना था ही नहीं, तो उनके पास इतना इंसेंटिव नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को रन कर सकें। थर्ड वन क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल नीड्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर द गवर्नमेंट कुड बी अचीव ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये मेन जो था ये भी था एक सोशल वेलफेयर करना, मतलब कि जो आम आदमी की जो लिवलीहुड्स है, एक तरह की जो आम आदमी के लिए जो सोशल वेलबींग्स है उसको डेवलप करना, उनको उसकी फुलफ़िल करना, तो वो पूरा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, ताकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व करती थी कि स्टेट किसी हर स्टेट में कि ताकि आप इंडस्ट्रियल को डेवलप किया जा सकें। कि आप गुजरात में इंडस्ट्री खोले हैं तो बिहार में इंडस्ट्री खोलना चाहिए, तो कलकत्ता में होना चाहिए, तो आसाम में होना चाहिए, ताकि वहाँ की जो सोशल वेलफेयर डेवलप हो सके, ये मेन था। एज रिजल्ट क्या हुआ, स्टेट हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर दोज इंडस्ट्री। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट का धीरे क्या स्टेट का क्या कर लिया, पूरी तरीके से इंडस्ट्री वो डेवलप हो गई। डेट वेर वाइटल फॉर इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। द पॉलिसी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर हैड बीन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, बट कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज टू पब्लिक सेक्टर विथ पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। इसीलिए क्या करें कि एक तरह की प्राइवेट सेक्टर एक तरह कॉम्प्लीमेंट्री बन गई, कि उनकी जगह क्या एक पब्लिक सेक्टर थी जो पूरी तरीके से लीड करती थी कि हम एक तरीके से सोशल वेलफेयर को डेवलप कर सकें, ठीक है, इंडस्ट्री डेवलप कर सकें, ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, रोज़गार मिल सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उतना पैसा लोगों के पास नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ रिजोल्यूशन 1956। अब इंडस्ट्री पॉलिसी क्या क्या बनी इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इंडस्ट्री पॉलिसी में क्या कहते हैं, पहला क्या है, इंडस्ट्री पॉलिसीज इज अ कॉम्प्रहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर विच कवर्स वेरियस इश्यूज कनेक्ट्स विद डिफरेंट इंडस्ट्री इंटरप्राइज ऑफ कंट्री। तो जो ओवरऑल प्रोसेस देखना, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव पैकेज देखना कि हम किस तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप किया सके, ठीक है, क्या क्या इश्यूज थे। इंडस्ट्री पॉलिसी इसेंशियल फॉर डेवलपिंग वेरियस प्रोसीजर, क्या बना, वेरियस प्रोसीजर बना, प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्री प्राइस इंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। मतलब जो इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन बना 1956 में, इनका ये मेन मकसद था कि हम इंडस्ट्री किस तरीके से चलाएं, ठीक है, उसको किस तरह से करें, उसकी क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसकी क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या उसके रेगुलेशन होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस को क्या कर सकें, जो इंडिया में चले उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे हमारा क्या है कि आफ्टर इंडस्ट्री पॉलिसी 1948 बना, ठीक है, 1940 इंडस्ट्री पॉलिसी 1948 में फैक्ट्री एक्ट भी बना था, ये आप याद रख लीजिएगा, फैक्ट्री एक्ट बना था, कानून बना था। इंडियन इकोनॉमी हैड टू फेस सीरीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस विच नेसेसिटी द नीड फॉर फ्रेश इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ फॉर द कंट्री। सो ऑन 30 अप्रैल 1956 द सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया। ये कहा गया कि 30 अप्रैल 1956 को एक सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी बनी, ठीक है, पहला तो बन गया था 48 बना, दोबारा में कुछ उसमें चेंजेस किया गया, नई फ्रेश इंडस्ट्री पॉलिसी बनाएगी ताकि हम इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें, उसके ज़रिए इकोनॉमी अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। तो ये मेन चीज़ था। तो इसमें मेन में क्या क्या था, इसमें 3 चीज़ था, देखिए शेड्यूल ए और शेड्यूल बी पढ़ेंगे, शेड्यूल सी 3 चीज़ था। अकॉर्डिंग इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन 56 इंडस्ट्री वेस्ट reclassified into 3 और कैटेगरीज। पहला के शेड्यूल ए में क्या था, दिस फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री होना चाहिए जो स्टेट के बाहर होना चाहिए, ठीक है, स्टेट कुछ कंट्रोल नहीं करेगी। इन दिस शेड्यूल 70 इंडस्ट्री भी इंक्लूडेड, कौन कौन इंक्लूड रहेगी, आर्म्स एम्यूनिशन, आर्म्स जो हथियार जो बनाएगी, जिसे वो हमारे स्टेट में नहीं होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सब कहाँ आएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेगी, ये पूरे इंडिया के जो मेन जो है वो उसको कंट्रोल करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल करेंगे। दूसरी बी इंडस्ट्री क्या थी, इसमें क्या डिक्शनरी इंडस्ट्री 12 इंडस्ट्री रखा गया, क्या इसमें था, विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन, जो स्टेट रन करेगी। द स्टेट वुड टेक इनिशिएटिव और सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी सप्लीमेंट एफर्ट टू द स्टेट। कहने मतलब कि स्टेट जो है उसको क्या करेगी, उसको इनिशिएटिव लेगी कि ताकि इंडस्ट्री सेटअप कर सकें,
और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगी, वो अलग से सप्लीमेंट सपोर्ट करेगी इस स्टेट गवर्नमेंट को। दिस शेड्यूल इंडस्ट्री लाइक एल्युमिनियम हो गया, अदर माइनिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, मशीन टूल्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, इस टाइप की इंडस्ट्रीज हर स्टेट में इस तरह की होगी। ठीक है, ये मेन था। बाकी ऊपर वाली जो थी शेड्यूल ए में, ये एक सेंट्रल भारत सरकार ही उसको पूरे कंट्रोल करेगी। ये इंडस्ट्री जो ऊपर वाली शेड्यूल ए की है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आएगी। बाकी जो शेड्यूल बी में है, जो 12 टाइप की इंडस्ट्रीज़ है, जो हमने बताया आपका एल्युमिनियम हो गया, अदर माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रीज मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, जैसे आपका बिहार में हो गया, आपका यूपी में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो हर स्टेट में इस टाइप की इंडस्ट्री है। थर्ड क्या था कि दिस शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, द स्टेट वुड फैसिलिटेट इनकरेज क्या लिखा है इसमें, द स्टेट वुड फैसिलिटेट एंड इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री वर कंट्रोल बाय द स्टेट थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंस होना चाहिए, इन्फोर्स्ड होना चाहिए, इनको इन्फोर्स करना चाहिए अंडर इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस टाइप में इंडस्ट्री क्या थी, ये इनकरेज करती थी ताकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जाए, जो लाइसेंस दिया है टाइमली पर। ठीक है, उनको लॉ को इन्फोर्स किया जाए ताकि जो इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट है 1957 उसके अंदर सब कुछ आ सके। तो ये 3 टाइप की इंडस्ट्री को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसको नहीं दिया, इसका ग्राफ दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसी सेम चीज़ दिया है। अब लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री लाइसेंसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एज इंडस्ट्री लाइसेंस इज रिटर्न परमिशन फॉर गवर्नमेंट। एक तो रिटर्न परमिशन देते गवर्नमेंट देती है टू इंडस्ट्री यूनिट टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ताकि आप गुड्स को क्या कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर्ड गवर्नमेंट इशूज़ लाइसेंस फॉर क्या, सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्री देती है, एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग जो है आपकी इंडस्ट्री उसका एक्सपेंशन कर सकें। ठीक है, और अपने गुड्स को, नंबर ऑफ गुड्स को बढ़ा सकें, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट पैदा कर सकें, कई तरह के गुड्स। जैसे हमारे कॉस्मेटिक का कई तरह का सामान आता है, तो कई तरह की इंडस्ट्री हो सकती, मतलब कई तरह के उसमें प्रोडक्ट आप उसमें नंबर ऑफ वेराइटीज़ को बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें। तो ये इस तरह का क्या करना, लाइसेंसिंग देना शुरू कर दिया गया है। अकॉर्डिंग इंडस्ट्री लाइसेंस क्या है, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस ए लाइसेंस। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री को जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, कहाँ, जब तक वो गवर्नमेंट से न प्राप्त कर लें। ठीक है, किसी इंडस्ट्री को नहीं चलने दिए जब तक वो लाइसेंस ना ले लें। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन ए लाइसेंस इफ इंडस्ट्री यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस एरिया। तो सबसे ज़्यादा आसान क्या होता है, अगर कोई बैकवर्ड एरिया, मतलब गांव रूरल एरिया में कोई इंडस्ट्री खोलता था, उसको तुरंत क्या मिल जाता था, लाइसेंस मिलना आसान हो जाता था। एक ये फ़ायदा होता था। ठीक है, उसके बाद क्या माना, सच यूनिट्स वर गिवन सर्टन कंसेशन, उनको बहुत काफ़ी कंसेशन मिल जाता था। टैक्स उनको बहुत काफ़ी बेनिफिट मिलता था। इलेक्ट्रिसिटी लोअर टैक्स में मिलती थी। ठीक है, तो अगर आप इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया में खोलेंगे कोई प्राइवेट इंडस्ट्री, तो हम आपको इस तरह के बेनिफिट देंगे। ये तमाम चीज़ें थी। ठीक है, ताकि एक तो रीजनल इक्वलिटी को प्रमोट किया सके, जो रीजन में अलग अलग जो स्टेट में जो वहाँ के लोग काम करने वालों को रोज़गार मिल सके, उनकी लिवलीहुड्स बढ़ सके, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके, ये तमाम चीज़ इस पर फोकस करना था। लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपेंड। लाइसेंस कब ज़रूरत थी उस टाइम, इवन यहाँ तक कि जब जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री होती थी, जो इंडस्ट्री चलती थी, वांट्स टू एक्सपेंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन, जो अपना क्या करना चाहते थे, ताकि वो अपना आउटपुट एक्सपेंड करना चाहते थे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते थे, प्रोडक्शन करना चाहते थे। लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड। तभी होता था जब गवर्नमेंट कन्विंस होता था। एंड देयर इज नीड फॉर लार्जर क्वांटिटी गुड्स एंड इकोनॉमी, जो ऐसा क्वांटिटी प्रोडक्शन करे जो हमारी इकोनॉमी को क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो गवर्नमेंट पहले चेक करती, तभी उसको क्या करती, लाइसेंस देती थी। अब नेक्स्ट क्या हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में, BST में। इन 1955 इन ए विलेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, कर्व कमेटी ने बनाई थी, रिकोगनाइज क्या, द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बनी थी, उसका मेन क्या मकसद क्या था, ताकि हम रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस इन टू मैक्सिमम री इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ यूनिट्स। तो मेन इनका मकसद क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इनका मेन रेफरेंस ये था कि आप क्या कर सकें, उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकें। ठीक है, ताकि नई आप
एसेट्स लगा सकें ताकि उस इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके, ये मेन मकसद था। दिस लिमिट इज चेंज फ्रॉम द ₹5 लाख, ठीक है, ठीक है, 1950 टू प्रेजेंट लिमिट ₹1 करोड़। मतलब उस टाइम 1950 में 5 लाख रुपए की कोई लगा करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ा कर लेता था, जो आज की लिमिट कितनी बढ़ गई, कम से कम 1 करोड़। तो कमाल लीजिए कोई 5 लाख से ले करके 1 करोड़ के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, डैट इंडस्ट्री कम्स अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए कि मैंने BST में लास्ट ईयर मैंने बताया था। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या था, मेन मकसद क्या था, जाहिर बात है कि अगर इंडस्ट्री बैठाना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो क्या क्या बेनिफिट्स होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव मतलब कि लेबर के थ्रू ज़्यादा काम कराना, ठीक है, डैट इज़ दे आर मोर लेबर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार मिलेगा। आफ्टर एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर के बाद क्या था, यही स्मॉल इंडस्ट्री जो थी क्या लोगों को रोज़गार देती थी जो इंडिया में रहते थे। नीड फॉर प्रोडक्शन बिग फॉर्म्स, और ये बड़े बड़े फॉर्म से प्रोडक्शन भी करना था, क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्री फॉर्म्स, नहीं कर सकती थी। दे कैन फ्लोरिश ओनली व्हेन दे आर प्रमोटेड फ्रॉम लार्ज फॉर्म्स, ठीक है, प्रोडक्टिव फॉर्म। तो मेन इसका तो मेन ये फ्लोरिश कब हो सकती थी, जब वो अपने आप को क्या किससे प्रोटेक्ट कर लें, बड़े बड़े फॉर्म से। पहला क्या था कि इसमें क्या लिखा, सो वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ, इसलिए गवर्नमेंट ने कई तरह के स्टेप लिए ताकि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें। इसमें क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो उन्होंने एक रिजर्वेशन बना लिया कि बड़ी इंडस्ट्री जो है इस टाइप का प्रोडक्ट को प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ छोटी इंडस्ट्री उसको प्रोडक्शन करेंगी। अगर बड़ी इंडस्ट्री लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने लगेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, है कि नहीं। एग्जाम्पल तौर पर जैसे मान लीजिए कि बनारस में साड़ी कारोबार है, छोटे छोटे इंडस्ट्री लगती है, लोग साड़ी कारोबार करते हैं। अब गवर्नमेंट प्रमोट कर दे कि बड़े बड़े इंडस्ट्री को दे दे कि आप भी साड़ी बना लेंगे, तो बनारस का कारोबार तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने उस पर रिजर्वेशन कर दिया एक तरह से कि इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बड़े लोग नहीं बना पाएंगे, बड़े फॉर्म नहीं बना पाएंगे, ये फ़ायदा था। तो गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्री, द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्विंग द प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस यूनिट मैन्युफैक्चर गुड्स। तो ये क्राइटेरिया कैसे बनाया इन्होंने, ठीक है, कि जो रिजर्व कर दिया क्राइटेरिया को, दिखा द क्राइटेरियन फॉर रिजर्विंग द प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी, जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कितनी उसकी है ऑफ दिस यूनिट मैन्युफैक्चर, ताकि इस गुड्स को वो लोग इंडस्ट्री क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग कर ले, कौन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। वेरियस कंसेशन, कई तरह कंसेशन दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेर आल्सो गिव कंसेशन सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेशन कम कर दिया, कम पैसे में लोन देने लगे इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी थी जो प्रमोट करने लगे ताकि रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो सके, लोगों को रीजनल इक्वलिटी डेवलप हो सके। तो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतना ही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक रह जाएगा हमारा, दैट इज़ अ फॉरेन ट्रेड। ओके, थैंक यू।